हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा। अब तक आपने सुना कि प्राची को वोल्कानो के हवाले करके और फिर मोहित पार्टी में लग गया और इसी पार्टी में अभिलाष ने रेड डाल दी। रेड में सभी पकड़े गए तो अभिलाष को सबसे पहले प्राची का ही ख्याल था। प्राची को ढूंढने में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो एक बेसमेंट के कमरे में उसे प्राची बहुत बुरी हालत में मिली, पर अभी भी उसके पास आरुष नहीं था। पर प्राची आरुष के बिना पुलिस वालों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आरुष का नाम सुनकर अभिलाष से, जो प्राची की हालत देखकर मुंह फेरे हुए खड़ा था, वह दौड़ता हुआ उसके पास आया। कहाँ है आरुष? कौन लेकर उसे? प्राची जवाब दो। मोहित ले गया है मेरे बेटे को। प्लीज मुझे मेरा बच्चा दिलवा दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अभिलाष, प्लीज। प्राची ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, जो कि पहले ही पीछे बंधे हुए थे। अभिलाष ने प्राची को कंधों से पकड़ रखा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पीछे है। मुंह पर चिपकाया हुआ टेप शायद किसी पुलिस वाले ने निकाल दिया था। इसकी हथकड़ी खोलो बेवकूफ, अभिलाष ने अपने एक ऑफिसर से गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। वो ऑफिसर तेजी से आया और उसने हथकड़ी के चेन पर दबाव बनाकर उसे निकाल दिया। तुम मेरे इस ऑफिसर के साथ जाओ, मैं मोहित से बात करता हूँ। विश्वास करो मेरा, मैं आरुष को लेकर आऊंगा, अभिलाष ने कहा। अभिलाष ने प्राची को अजीत के साथ जाने का इशारा करते हुए कहा और खुद आरुष की तलाश में निकल गया। प्राची ने अभिलाष को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया था। अभिलाष के बार बार पूछने पर भी उसने अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बताई थी, जिसके कारण अभिलाष के दिल में गुस्सा था। उसने भी मन में सोच लिया था कि प्राची को इस मुश्किल से बचाना जरूर है, लेकिन उसे कोई रियायत नहीं देनी है। इसी कारण जब को प्राची को ढूंढने गया था, तब भी प्राची से मुंह फेर कर खड़ा था। लेकिन प्राची की हालत देखते ही उसके दिल में कुछ पिघला था। उसने तुरंत अजीत से कहा, मैडम को लेकर सीधे अस्पताल के ले जाओ, मैं बच्चे की तलाश करता हूँ। अभिलाष इस ऑपरेशन का हेड था। सब कुछ उसी को बनाना था और उसी को करना था, इसलिए उसका ऑर्डर न मानने वाली बात तो हो नहीं सकती थी। उसके ऑफिसर तुरंत हरकत में आए और प्राची को रिस्पेक्टफुली वहां से ले जाने को तैयार हुए। प्राची जाने को तैयार नहीं हो रही थी। अब तो अभिलाष का गुस्सा और हाई हो गया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? सब कुछ अपने ढंग से सही करना चाहती हो, लेकिन कोई भी काम तुमसे सही नहीं होता। कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब तो भरोसा करो। मैं कह रहा हूँ कि मैं आरुष को बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, तो ले आऊंगा, अभिलाष ने गुस्से में प्राची से कहा। प्राची अभिलाष का गुस्सा जानती थी। एक दो बार स्कूल में उसने देखा भी था। बिना किसी की परवाह किए हुए वह न सिर्फ लड़ जाता था, बल्कि पीटकर भी रख देता था। प्राची सहम गई थी, फिर वह कुछ नहीं बोली। बिल्कुल असहाय आंखों से अभिलाष की तरफ देख रही थी और उसकी यही अब असहाय आंखें अभिलाष को बेचैन कर रही थीं। उन लोगों के लिए मन में एक गुस्सा भर रही थी, जिन्होंने प्राची को इस हालत में पहुंचाया था। उसने प्राची से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बहुत गुस्से में प्राची के पास से निकला। इधर अभिलाष के ऑफिसर प्राची को अस्पताल के लिए लेकर निकल गए और वह सीधा जाकर मोहित के सामने खड़ा हुआ, जो अब ले जाने के लिए पुलिस वैन में बैठाया जा चुका था। अभिलाष ने उसका कॉलर पकड़कर उसे पुलिस वैन से खींचा और पुलिस वैन के ही दरवाजे से सटा दिया। आरुष कहाँ है? मोहित हैरान से उसकी तरफ देख रहा था। मिस्टर ग्रेवाल, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सब तो यहाँ मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। मोहित अब अभिलाष को कन्वेंस करने की कोशिश करने लगा। मिस्टर ग्रेवाल नहीं, सीनियर इंटरपोल ऑफिसर अभिलाष सिंह राजपूत, जो कि तेरे जैसे ही गद्दार को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। क्या सोचा था तुम लोगों ने?
अपने देश की पुलिस को उंगलियों पर नचाते हो तो कस्टम से लेकर इंटरपोल भी तुम्हारे ही सारे पर नाचेंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पुलिस कैसे अपने इशारों पर तुम जैसे अपराधियों को नचाती है। पुलिस की धुन जब बजती है ना, तो तेरे जैसे अपराधी डिस्को भूल करता ताथैया करने लगते हैं। अभिलाष ने एक जोरदार हाथ मोहित के बाएं जबड़े पर दिया। उसके सारे दांत हिल गए थे। सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं इन सब लोगों में बिल्कुल शामिल नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बस अपनी बीवी के साथ आया था। बीवी के साथ आए थे। और कौन है तुम्हारी बीवी? अभिलाष ने एक दूसरा हाथ उसके दाएं जबड़े की तरफ देते हुए टोंट से पूछा। प्राची रायजादा, वही इन सब चीजों के पीछे है सर। मेरा यकीन मानिए, मैं इन सब चीजों में कहीं शामिल नहीं हूँ। मैं तो बस अपने बच्चे के लिए यहाँ आया था। मोहित अपना सारा कर्म प्राची के ऊपर डाल रहा था। अब तो अभिलाष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने कॉलर से पकड़कर मोहित को खींचा और दे दनादन उसे वहीं पर धुन कर रख दिया। मुंह से हिंदी की इतनी खूबसूरत गलियां झड़ रही थी कि एक दो हिंदी ऑफिसर को छोड़कर किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। और जिनके पल्ले पड़ रही थी वह इधर उधर देख रहे थे। साले का तारांकन तारांकन तारांकन। एक तो एक मासूम लड़की को इंडिया से शादी कर यहाँ लेकर आए। उसके बाद अपनी शादी का सर्टिफिकेट बनवाने की जगह उसे एक मिस्ट्रेस की तरह रखा। अपने मन भर अत्याचार उस पर किया और उसके बाद उसी पर सारा आरोप लगा रहे हो। अरे, अपनी हिंदुस्तानी मिट्टी तो ऐसी नहीं है। तुम क्यों ऐसे निकल गए? अपने पास कोई एबिलिटी नहीं थी तो अपना जमीर बेच दिया। क्या इस देश में खुद को जिंदा रखने के लिए लाज शर्म सब बेचकर खा चुके? अभिलाष का गुस्सा थम नहीं रहा था कि उसके एक ऑफिसर ने कहा, सर प्लीज। वह अभिलाष से दूसरा ऑर्डर लेने के लिए आया था। पकड़कर इसको 3rd डिग्री टॉर्चर वाले रूम में ले चलो और साथ में इसके साथ वालों को भी। ऑफिसर ने मोहित के कॉलर को पीछे से पकड़कर उठाया। वो अब अपने पैरों पर भी खड़ा होने लायक नहीं बचा था। अभिलाष ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, ए जाने से पहले आरुष का पता बताते जाओ वरना अभी तो केवल पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ा है, अब इतना मार मारूंगा कि तेरे शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे और जिन अंगों की तुम तस्करी करते हो ना, बैठकर जेल में हिसाब करते रहना कि कौन सा अंग किससे मांग कर और कहाँ पर लगवाना है। आरुष ऊपर वाले रूम में सो रहा है, कमरा नंबर 309। मोहित ने धीरे से कहा, ले चलो इन सबको। अभिलाष ने पुलिस वैन के दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, जो कि इशारा था कि अब इन लोगों को लेकर जाया जाए। वोल्कानो गुस्से में मोहित की तरफ तो कभी अभिलाष की तरफ देख रहा था कि अचानक से पुलिस वैन का दरवाजा बंद हो गया। अभिलाष दौड़ते हुए वापस फार्म हाउस में गया और उसने कमरा नंबर 309 की तलाशी लेनी शुरू की और आरुष सही में इस वक्त आराम से बेड पर सो रहा था। रात के करीब 3 बजे बज रहे थे। अभिलाष ने बहुत हल्के से और उसकी अपनी गोद में उठाया। भगवान जाने इस बच्चे की अब किस्मत क्या है। अब तो ये पुलिस कस्टडी में किसी शेल्टर होम में ही जाएगा। एक ऑफिसर ने अभिलाष के हाथ से बच्चा लेने की कोशिश करते हुए कहा। अभिलाष का दिल बिल्कुल खाली हो गया। उसने एक नज़र अपनी गोद में सोए हुए आरुष पर डाली और फिर दूसरी नज़र अपने सामने खड़े ऑफिसर पर। रहे इश्को वफा भी कूचाओ बाजार हो जैसे, कभी जो हो नहीं पाता वो सौदा याद आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बच्चे की इन सब चीज़ों में क्या गलती है? अभिलाष का दिल और दिमाग तेजी से इस दिशा में सोचने लगा। प्राची को पुलिस के हवाले करने का मतलब यही था कि चार्जशीट उसके ऊपर भी बनती और साथ में कुछ दिनों तक तो आरुष उसके साथ रहता, पर बाद में उसे किसी सेंटर में भेज दिया जाता। पर अभिलाष का दिल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उसे ऑफिसर को भी आरुष को नहीं दिया, बल्कि एक हाथ से अपनी गोद में उसे उठाए हुए तेजी से यहाँ का काम समेटने लगा।
अभिलाष के स्ट्रिक्ट व्यक्तित्व के कारण किसी ने उसे कोई सवाल भी नहीं किया और अभिलाष वहीं से लेकर आरुष को वापस रोम आया। वहां ऑफिस का भी सारा काम देखते हुए आरुष को भी देख रहा था। वैसे भी बच्चे को पालने के मामले में अभिलाष का एक्सपीरियंस पुराना था। पलक की बेटी मुस्कान के साथ उसकी अच्छी यारी थी और वह अधिकतर मुस्कान को अपने पास अपने साथ रखता था, इसलिए बच्चे की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए वह अपना काम करने लगा। उसने सबकी चार्ज शीट बनाई लेकिन प्राची की नहीं तो अजीत ने उसकी तरफ देखा। हालांकि बहुत कुछ उसको समझ में आ रहा था पर फिर भी उसने धीरे से पूछा, सर, प्राची मैं को आप पहले से जानते हैं क्या? अभिलाष ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। तो फिर उनका क्या करना है? यहाँ का तो सारा बिजनेस उनके नाम से है। बिजनेस उसके नाम होने से वह अपराधी साबित नहीं हो जाती। तुमने देखा ना कि इन लोगों ने उसे किस हालत में रख रखा था? अभिलाष ने अजीत से पूछा। तो फिर क्या किया जाएगा? अजीत ने अपने अगले ऑर्डर के लिए उसकी तरफ देखा। मोहित पर एक और चार्जशीट बनाओ कि उसने एक मासूम लड़की को सुसाइड करने लायक प्रताड़ना देकर सब कुछ उसके नाम से करवाया। एक मासूम को फंसाने की चार्जशीट। अभिलाष ने अजीत की तरफ देखते हुए कहा। और साथ में एक टेप रिकॉर्डर लेकर मेरे साथ चलो। आरुष को एक महिला पुलिस के हवाले करके अभिलाष दोबारा मोहित के सामने पहुंचा। पुलिस की मार से मोहित पहले ही बहुत टूट गया था और रही सही कसर फिर से अभिलाष ने पूरी कर दी थी। तो मोहित से यह स्टेटमेंट लेते हुए उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि प्राची का इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, बल्कि उसने प्राची को इन सब चीज़ों में फंसाया है। साथ में प्राची के अस्पताल से भी रिपोर्ट आ गई थी। अभिलाष ने इन सब चीज़ों को एक साथ अटैच करके मोहित के ऊपर एक दमदार केस ठोक दिया था। भारतीय दूतावास से पहले ही पूरी तरह से इन लोगों को कोऑपरेट करने के लिए तैयार था। जिस चीज़ के लिए प्राची को पहले परेशानी थी कि उसके पास इटली की नागरिकता नहीं है और उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज वही चीज़ उसके फेवर में आ गई थी। इंडियन एम्बेसी ने मोहित पर अच्छे खाता क्लेम लगाए थे, जिसमें कि 7 साल तक प्राची को अपनी कैद में रखकर तरह तरह के प्रताड़ना देने का भी आरोप था। खुद को बचाने के लिए प्राची ने जहां जगह एप्लीकेशन दिए थे पर इटली पुलिस ने कंप्लेंट नहीं दर्ज किए थे, उन सब पर एम्बेसी के स्ट्रिक्ट रवैया के कारण एक्शन होने लगे। इन सब चीज़ों से प्राची की बेगुनाही सिद्ध हो रही थी। अपने केस को और मजबूत करने के बाद अभिलाष ने प्राची के परिवार वालों से कांटेक्ट किया ताकि प्राची को सुरक्षित इंडिया भेजा जा सके। पर प्राची के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मां अब उसके छोटे भाई के साथ रह रही थी। इन सब चीज़ों को सुनकर उन लोगों ने ये कहते हुए हाथ जोड़ लिए कि उनका प्राची से कोई संबंध नहीं। इस बात को सुनकर तो अभिलाष बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, लेकिन उसने फ़ोन पर प्राची की मां को खूब ज़बरदस्त सुनाया। आप लोग जैसे ही माँ बाप के कारण लड़कियां ससुराल में आत्महत्या कर लेती हैं या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं या फिर उनके ससुराल वाले ही उनको जहर देकर जलाकर मार देते हैं, पर वह वापस अपने मायके आने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप लोग अपने सर के बोझ की तरह बेटी को हटाते हैं। बेटी खुश रहे तो जरूर उसके साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, पर परेशानी में कोई साथ नहीं देता। जब ऐसा ही दिल का अंदाज होता है तो फिर बेटियां पैदा ही क्यों करते हो? किसी दूसरे के घर में नौकरानी भेजने के लिए या फिर बेटियों को पैदा करते वक्त दर्द नहीं होता। पलक के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसकी आंखों के आगे ही था और अब इसमें एक और नया नाम प्राची का जुड़ गया था। पलक के साथ में अभिनव सिंह राजपूत भी दोषी थे। उन्होंने पलक पर भरोसा न करके अपने दामाद पर भरोसा किया था। अभी वही हाल प्राची की मां का था। उनके अनुसार तो उनका दामाद हीरे के जैसा था। अब तो अभिलाष का गुस्सा आकाश चढ़ गया। छोड़ा तो उसने अपने पिता को भी नहीं था, तो प्राची की मां को कैसे छोड़ता?
आखिर अपने परिवार की उपेक्षा के कारण ही तो ये दोनों लड़कियां अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरी थी। मौत से भी बदतर जीवन गुजार रही थी। एम्बेसी वाले प्राची का बयान लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। वहां पर प्राची ने आज कुछ भी नहीं छुपाया। एक एक करके अपने ऊपर हुई हर एक जुल्म की दास्तान खोल कर रख दी। अगले दिन रात के करीब 10 बजे यहाँ का सब कुछ क्लियर करके इन लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट जिनेवा के लिए भेजकर अभिलाष से आरुष को लेकर अपने स्वीट में वापस आया। प्राची को उसने अस्पताल से वहीं पर बुला लिया था। 2 दिन तक आरुष से अलग रहने के कारण प्राची की हालत खराब हो रही थी, पर आरुष अभिलाष के साथ हिल मिल गया था। ये लो संभालो इसको, अभिलाष में प्राची के आगे आरुष को देते हुए कहा। प्राची ने पागलों की तरह और उसकी अपनी गोद में लिया और उसे चुमना शुरू कर दिया। माँ बेटे को इस तरह से देखकर अभिलाष के दिल में कुछ संतोष सा उतरा था। वो अब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ जाना चाहता था। उसने प्राची के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा दिए थे, तभी अचानक पीछे से प्राची का स्वर सुनाई पड़ा। थैंक यू अभिलाष, अब तुम मुझे जेल में भी डाल दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करना। अभिलाष की तो सर पर लगी थी और तलवों पर बुझी थी। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, इंतजार करो मेरा, अभिलाष ने दरवाजे पर से उंगली दिखाते हुए कहा। पर प्लीज मेरी एक बात सुन लो, मेरे पास से तुम्हें देने के लिए कुछ है, शायद उससे तुम्हारा काम कुछ और हल्का हो जाए। आरुष को गोदी में लिए हुए प्राची उसके पास दौड़ती हुई आई, पर अभिलाष ने बिना उसकी बात सुने ही दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। क्या कहना चाहती थी प्राची? यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।